बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। देखो, हमने पिछले वीडियो में बात की थी वर्नर थ्योरी की, उसी से अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे कि आखिर जो वर्नर थ्योरी जो फेल हुई थी उसके बाद जो एक्सप्लेन किया था ना वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ये किसी ने पाउली नहीं दी थी। तो ये क्या बताती है, किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है, उसके शेप के बारे में बताती है, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। साथ ही ये कोई भी कॉम्प्लेक्स मैग्नेट होगा या डायमैग्नेटिक होगा इसके बारे में चर्चा करती है, जिसके लिए फॉर्मूला ये है। और दूसरी ये लास्ट बात ये है कि ये जो थ्योरी है ये क्या बताती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल बनेगा या आउटर ऑर्बिटल बनेगा। ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, हमने देखे जैसे हम पढ़ते हैं कि D2sp3, ये तो क्या होता है इनर ऑर्बिटल, यानी डी ऑर्बिटल इनर साइड वाले हो ना, तो इन्हें इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो बाय वाले होते हैं जैसे sp3d2, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब देखो हमें एग्जाम में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हमें ये पूछा जाता है, कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और उन कॉम्प्लेक्स में हमें ये पूछा जाता है कि बताइए कि इन कॉम्प्लेक्स में से पैरामैग्नेटिक कौन सा है और डायमैग्नेटिक कौन सा है। तो हम काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर ये पैरामैग्नेटिक कौन सा है और डायमैग्नेटिक कौन सा, और हम रॉन्ग भी कराते हैं। तो इसके लिए वीबीटी के अकॉर्डिंग हमें कुछ एक ट्रिक बनाइए, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी रॉन्ग नहीं होगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है, हमें कहा जाए आइडेंटिफिकेशन वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम विल बी चेंज और नोट, कि कोई भी सेंट्रल एटम या कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो सेंटर एटम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा। अब चेंज या नहीं होगा का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभार हम क्या कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पेयर कर देते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, और कभी कभी अब हम क्या करते हैं उसको पेयरिंग नहीं करते, हम उसे अनपेयर के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, पेयर कब करते हैं, तो हमें पता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है तो हम इलेक्ट्रॉनों को पेयर करते हैं। हम ये सीएफटी में पढ़ेंगे पूरे कंप्लीटली, सीएफटी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कब हमें कब हमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करनी है और कब हमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करनी। लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, हालांकि इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हम उसमें सीएफटी में करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सेंटर एटम किसी भी कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले सेंटर एटम की नेचर चेक करोगे कि आखिर सेंटर एटम 3D सीरीज का है या 4D या 5D सीरीज का। अगर मान लो सेंटर एटम 3D सीरीज का हो, ठीक है, तो 3D सीरीज का होने अगर हमें पता चल जाए कि ये मेटल जो सेंटर मेटल वो 3D सीरीज का है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उस सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे कि आखिर उस सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट उस सेंटर एटम की +3 से ज्यादा है, ठीक है, अगर मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे दे, हमें पूछ ले कि भाई डायमैग्नेट, हमें ये नहीं पता कि हमें इसमें कब पेयरिंग होगी कब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना पेयरिंग नहीं रहेंगे। तो अगर मान लो सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा हो, जैसे +4 हो +5 हो, तो हमेशा बिना सोचे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करो या यूं कहे कि पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर मान लो सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के इक्वल या +3 से कम हो, ठीक है, अगर सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन +3 या +3 से कम हो, तो आप चेक करोगे लिगेंड की नेचर, कि आखिरकार जो सेंटर एटम है उसके सराउंड में लिगेंड कौन सा, उसकी नेचर चेक करोगे। और अगर मान लो 4D और 5D वाले सीरीज है तो आप कुछ चेक नहीं करोगे, सीधा का सीधा चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे। अब चेंज का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा समझा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, 1 2, ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम इससे बर्थ फील करते हैं, ठीक है, साथ में मान लो ये पी ऑर्बिटल भी होता है, एस ऑर्बिटल, और साथ में पी ऑर्बिटल भी होता है, जो भी आगे होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हम इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो उस कंपेयर में उस सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाते हैं, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो होती है ना कम होती है एज कम्पेयर टू अगर T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल। देखो ये ना CFT में पूरा कंप्लीटली एकदम एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, चेंज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना उनको चेंज करने का मतलब क्या, इसको ऐसे फिल करोगे, ऐसे जैसे 3 4 5 6। चेंज इन का मतलब होता है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को पेयरिंग स्टार्ट कर दी। और चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। चेंज का मतलब पेयरिंग करना, और अनचेंज का मतलब जो है एज इट इज ऐसे कैसे रख देंगे। ये है पेयरिंग और अनपेयरिंग का, ठीक है। अब देखो, हमने ये तो देख लिया, तो हमने ये कहा कि अगर 3D सीरीज वाला हो कोई भी सेंटर मेटल, अगर 3D सीरीज वाला तो हम चेक करेंगे सेंटर एटम की ऑक्सीजन स्टेट। अगर +3 से ज्यादा है तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर +3 से कम है या इसके इक्वल है तो आप चेक करोगे लिगेंड की नेचर। लेकिन अगर मान लो 4D सीरीज का हो, 4D या 5D सीरीज का, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना। देखो क्यों करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा क्यों करते हैं। हम CFT में पूरा कंप्लीट पूरा तरह से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि +3 से ज्यादा हो उसका चेंज कर देंगे और इससे कम हो तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे नेचर लिगेंड की, और 4D और 5D में चाहे जो लिगेंड हो, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हम उसको चेंज ही करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने कहा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +3 से कम हो, यानी +2 हो +1 हो, है ना, तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि उस सेंटर एटम के चारों ओर लिगेंड की नेचर चेक करेंगे कि आखिर वो जो लिगेंड है वो किस नेचर का है। अगर मान लो लिगेंड इनमें हो कोई, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH- O2- ये OX, ये जितने भी लिगेंड दिखे ना, SCN-, ONO- एक्सेट्रा, तो इस तरह के लिगेंड अगर किसी भी सेंट्रल एटम में हो या सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में हो, दैट मीन्स अगर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो +3 या उससे कम, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करोगे। मैंने कहा ना कि 6 आपने इलेक्ट्रॉन भरे ना एज इट इज अनपेयर के अनपेयर ही भरोगे। लेकिन इसके अलावा जो भी कोई लिगेंड हो, कब, जब +3 या इससे कम हो, तो आप इन सब के अलावा कोई भी लिगेंड हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, सॉरी चेंज करोगे। लेकिन अगर इस तरह के लिगेंड हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करोगे, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। अब इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, 3D और 4D का क्या इफेक्ट है कि हम इसको चेंज करेंगे जबकि इस तरह के लिगेंड में चेंज नहीं करेंगे, है ना। ये सब हम CFT के अंदर पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन देखो, ये तो मैंने कहा एक VBT की शॉर्ट ट्रिक है कि आपको बहुत ही इजीली याद रह सकता है कि भाई ये सब है ना। अब देखो कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लो 3D सीरीज का सेंटर एटम हो, अगर मान लो 3D सीरीज का सेंटर एटम हो और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, यानी 3D सीरीज का एक सेंटर एटम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। क्या कह रहा हूँ, 3D सीरीज का सेंटर एटम, नोट है एक तरह नोट डालीजिए, 3D सीरीज का सेंटर एटम हो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो उस दौरान, और साथ में लिगेंड कौन सा हो, अमोनिया NH3 लिगेंड हो, 3D सीरीज हो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। नो चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप ध्यान रखो। और अगर मान लो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी एक 3D सीरीज का, अगर मान लो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और साथ में इस कोबाल्ट के लिगेंड कौन कौन से हो, H2O OH- और यानी कि कोबाल्ट +3 और OH, ये सारे के लिगेंड हो OX- एक्सेट्रा, ये लिगेंड हो, तो हमेशा से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे। और क्या हो, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 6 हो। यानी क्या कह रहा हूं, अगर मान लो 3D सीरीज का सेंटर एटम हो और उस सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, ठीक है, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और अमोनिया लिगेंड हो, तो आप कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करोगे। हमें पता है कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो हम क्या करते हैं, अमोनिया दिखा नहीं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने चले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो,
है ना, 3D सीरीज हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद अमोनिया के साथ चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर मान लो कोबाल्ट+3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और साथ में OH2 लिगेंड हो, OH माइनस लिगेंड हो, है ना, और है ना OX माइनस हो और O2 माइनस हो, ये जितने भी लिगेंड हो तो आप, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे। कब? कोबाल्ट+3 के अंदर। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। पूरी बीपीटी हमें ज़्यादा इसमें जाना नहीं है, बस इतना याद, क्योंकि ये पूरी तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में, कलरफुल कि कॉम्प्लेक्स कलरफुल कैसे होते हैं ना। हालांकि ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर को कर पाई कुछ हद तक एक्सप्लेन, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाई। हालांकि ये देखो, अगर हम बात करें इस वीबीटी की, तो ये क्या करते हैं, मिक्सिंग की बात करती है कि ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। हमें पता है कि sp3d2 या d2sp3 sp3d3, ये सारे के सारे sp3 या sp4 जो भी है, ये क्या मिक्सिंग की बात करती है। हालांकि ये भी बाद में थोड़ा सा इसके भी कोई एक्सेप्शन है, तो हम आगे डिटेल बढ़ेंगे। अब देखो, हम कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग, हम उनको चेक करेंगे उनमें कि किन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और किन में नहीं होगा। ठीक है, और साथ में वो पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे, है ना, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरह से उतार लीजिए, बाद में हम सारे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको स्क्रीन पे वो लिख दूंगा सारे के सारे, कुछ बताऊंगा, बाकी कुछ मैं इस स्क्रीन पे दे दूंगा ताकि आप उनको सोल्व कर सके, और जो भी समझ में ना मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि हमने जो वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि अगर मान लो सेंटर एटम 3D हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। उसके बाद अगर मान लो ऑक्सीजन स्टेट +2 है या +3 से ज़्यादा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, है ना। अगर मान लो +2 है या +3 के इक्वल है, +3 से कम है, तो हम सेंटर एटम की जो सराउंडिंग में लिगेंड है उसकी नेचर को चेक करेंगे। तो हमने कुछ लिगेंड के बारे में बताया था कि अगर इस तरह के लिगेंड हो तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे, और उसके अलावा अगर कोई लिगेंड हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो एग्जांपल है, निकल टेट्राक्लोराइड और निकल टेट्रासाइनाइड। अब देखो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में ऑक्सीडेशन दोनों की +2 है ना, इसकी भी +2 इसकी भी +2। तो हम पहले एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो जब निकल +2 ऑक्सीडेशन मतलब 3D के अंदर हमें पता है कि निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 और 4s2 होता है। तो हमने +2 ऑक्सीडेशन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से रिमूव हो गए। ठीक है, अब बचे कितने, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो जब 3D, अब हमें ये देखना है कि 3D में 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा। अब हमने जो तैयार किया था एक वो ढांचा, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें वो फिर ये वो क्राइटेरिया फिल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हमने कहा जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +3 से कम हो तो आप लिगेंड की नेचर को चेक करोगे। तो हमने कोई कुछ लिगेंड दिया था जिसमें क्लोरीन था। अगर क्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये इस टाइप के लिगेंड उसमें, तो हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस फर्स्ट एग्जांपल में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज जैसा है वैसा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन बनने ऐसे ही भरे जाएंगे डी ऑर्बिटल में 1 2, पहले पूरे के पूरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, फिर बाद में जो 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वीकेट ऑर्बिटल में, निकेल के वीकर ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो चारों क्लोरीन क्या करेंगे, इसके साथ कोऑर्डिनेशन, इसके वीकेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जब ये बड़े करेंगे तो हमें पता है कि कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से, एक तो s ऑर्बिटल, क्योंकि d ऑर्बिटल कंप्लीट ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो इलेक्ट्रॉन भरने के कारण, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉनों की, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लोरीन इस d ऑर्बिटल के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण क्या होगा कि ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लोरीन अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वीकेंड ऑर्बिटल है इसमें डोनेशन करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो चारों क्लोरीन इन चारों वीकेंड ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्बिटल कितने, sp, और तीन तो p ऑर्बिटल हो गए और एक s ऑर्बिटल हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3
3 हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड। अब देखो sp3, हमें पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या उसकी टेट्राहेड्रल होगी। और इसके अंदर अगर हम बात करें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं तो हमें पता है इसका फॉर्मूला n√n cos n+2 bm। तो इसमें हम n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n यानी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो 2 के रख दिया। जब हम कहते हैं तो n√8, तो आप 8 का n√, निकालो कितना आता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखो सेम दूसरा एग्जाम्पल, वैसे इसी में भी निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और 3D है, तो इसका मतलब s ऑर्बिटल से दोनों रिमूव हो गए। अब देखो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन, अब हमें ये इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, ये Cl वो लिगेंड है जो हमने कुछ लिगेंड बताए थे कि अगर इनके अलावा कोई भी लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे। तो Cl भी उसी तरह का लिगेंड है कि उनके अलावा वाला लिगेंड है, जो हमने लिगेंड किया ना, ये लिगेंड हो, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, OH है, H2 जो भी है, H2 वगैरह हुए थे, तो उस तरह के लिगेंड में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है, जो है ऐसा कैसा, लेकिन इसके अलावा कोई लिगेंड हो तो हमें चेंज करना है। तो क्लोरीन क्या है, सॉरी साइनाइड क्या है, उससे उसके अलावा तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा लिगेंड होने के कारण हम क्या करेंगे, देखो ये क्यों होता है, ये सब CFT के अंदर पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को चेंज करना है, तो हमने चेंज के बारे में कहा था कि चेंज का मतलब क्या, जितना हो सके पेयरिंग करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण अकॉर्डिंग टू CFT डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, T2G और EG ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब आप ये सोच सकते हो T2G है, चलो भाई T2G में 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे, लेकिन EG में 2 है, तो कम से कम इसमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में कि आखिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना, तो ये ऑर्बिटल भी, ये T2G जो ऑर्बिटल है ना आपका, ये सॉरी T2 ऑर्बिटल ना, G तो नहीं आ सकता क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। T2 ऑर्बिटल है ना, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी, इसकी एनर्जी भी इतनी हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन वापस है ना, ये भी क्या होगा, 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएगा, ये भी T2 भी 2, तो इसी में दोनों के दोनों इनकी भी एनर्जी ये भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा, देखिए हम CFT में पूरा पढ़ेंगे, यहाँ अभी रहने दो, CFT में पूरा कंप्लीट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो चेंज कर दिया हमने, सारे पेयरिंग करके देखे। तो अब देखो हमने कहा ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसका मतलब लिगेंड इनके पास तो आ नहीं सकता, क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होता है, और इसके पास भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पूरी पूरी फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब बॉन्ड बना नहीं पाएगा। तो वीकेंड ऑर्बिटल बच गए, कौन कौन से, एक तो D ऑर्बिटल बच गया, एक P, और बाकी भाई 4 ही लिगेंड है, तो 2 ऑर्बिटल P वाले ले लेगा, तो क्या होगा DsP2। और हमें पता है DsP2 क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब देखो हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाइए, हम पूरा डिटेल में CFT के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अगर बात करें हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2, हमें पता है DsP2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर हम बात करें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी ये डायमैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे, तो आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। हमें बस वो डायग्राम याद रखना, वो हमने जो स्टेटमेंट बनाया है वो याद रखना है। अब वो कैसे हुआ हम CFT में पूरा पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये सारा सेट। अब हम कुछ 2-4 एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो हमारे पास एक दो एग्जांपल और है, ठीक है। एक तो MnO4 माइनस, और एक होता है, एक है प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड -2। अब देखो इन एग्जांपल को ध्यान से समझो। देखो हमने सबसे पहले एग्जांपल की बात है MnO4 -4, तो हमें पता है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, +7। अब हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, 3d5 और 4s2। इसका मतलब सातों के सातों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें ना तो D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ना S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब ठीक है, तो हमें पता है, ये हमें पता चल गया कि ये पूरा का पूरा वीकेंड होगा, यहाँ पर कोई चेंज इन नो चेंज का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है ना। तो यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ 3D 4s 4p सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे के सारे ऑर्बिटल का वीकेंट है। तो अब देखो आपको एक दिमाग में आ सकता है कि आखिर ठीक है इसका हाइब्रिडाइजेशन D3s, क्या कारण है कि ये D3 तक ही जा पाया है ना, क्यों नहीं बाकी वाले में जा पाया। भाई नीचे पीछे 2 ऑर्बिटल तो और बचे ना, वहां तक क्यों नहीं गया, है ना। D5 भी हो जाए सीधा, या D4s हो जाए, या D5 डायरेक्ट ही हो जाए, है ना, क्योंकि सारे के सारे वीकेंड है। लेकिन
आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर इस कंपाउंड की, इस कॉम्प्लेक्स की शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। तो हमें पता है जब सीएफटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई लिगेंड सेंटर एटम की ओर आता है तो डी ऑर्बिटल दो भागों में स्प्लिट होता है, एक तो T2G एक EG, फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए। लेकिन हम टेट्राहेड्रल के पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि टेट्राहेड्रल के लिए जो T2G ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी का होगा और EG ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी का होगा। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल यानी जो जियोमेट्री यानी जो ऑर्बिटल होंगे वो टेट्राहाइड्रल यू के अंदर इस सेंटर एटम की ओर अप्रोच करेंगे। जब सेंटर एटम की ओर वो टेट्राहाइड्रल यू के अंदर अप्रोच करेंगे तो वहां पर जो T2 है, T2 वो हायर एनर्जी में चला जाएगा। तो हमें पता है T2 के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये T2 ऊपर चला जाएगा, EG नीचे रह जाएगा। तो ऊपर वाला एनर्जी जो हाई एनर्जी है जो कि वीकेंड, उसी के साथ ये अपना जो है बॉन्ड बनाएगा। बाकी नीचे वाला के साथ क्यों बनाएगा, EG जो कि लोअर एनर्जी के अंदर सबसे, हमें पता है जिसकी एनर्जी जितनी लो होती है वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो T2 है ना लो स्टेबल एज कम्पेयर टू EG से। तो इसीलिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल जो है T2 ऑर्बिटल है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि तीनों वीकेंड ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर के यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। कितने के साथ, 3 तो डी ऑर्बिटल के साथ और एक एस ऑर्बिटल के साथ। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, D3s। ध्यान रखना MnO4 माइनस का हाइब्रिडेशन जो IIT जो ये नेट वगैरह ना, नीट वगैरह इनमें पूछा जा सकता है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो हमें तो sp3 दिख जाता है टेट्राहेड्रल शेप, हम सोचेंगे sp3 होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, D3s होता है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आएगा। और इसका टेट्राहेड्रल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, कुछ ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं अनपेयर की तो बात दूर की बात है। तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, यानी एक डायमैग्नेटिक होता है MnO4 -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब देखो हमने कहा था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ठीक है +2 है, लिगेंड भी क्लोरीन है। तो इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमने क्या कहा था, अगर अगर 3D के अलावा 4D या 5D सीरीज वाला सेंटर एटम हो तो हम कुछ नहीं चेक करेंगे, ना तो लिगेंड देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, सीधा का सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना, चेंज होगा जब +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 5D8 और 6s0। तो इलेक्ट्रॉन भर दिए तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम सीएफटी के अंदर पढ़ेंगे, क्यों हमने यहाँ पर चेंज किया, क्या कारण है कि 4D और 5D जब आते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। कोई लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सब हम सीएफटी में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना, अगर 4D 5D का अगर आप पूछे, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आता है, पूछे कि बताइए डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो आप सीधा कर दोगे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो डायरेक्ट, अगर 8 है या जो भी है पेयरिंग होना तो पूरा का पूरा पेयरिंग करोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी लिगेंड नहीं देखोगे, ठीक है। अब देखो जब हमने सारे पेयरिंग कर दिया तो क्या, एक डी ऑर्बिटल विकेट है, पी ऑर्बिटल और सॉरी एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल। हालांकि ये पूरे लेकिन लिगेंड कितने, 4 है, तो 4 ही लिगेंड अप्रोच करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये चारों लिगेंड किसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन देके बॉन्ड बनाएंगे, वीकेंड ऑर्बिटल में। तो वीकेंड कौन सा है, ये वीकेंड है। तो यहाँ पर क्लोरीन अपना बॉन्ड बना, इसके साथ तो क्या होगा DsP2। और हमें पता है DsP2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 0। इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो टेम्परेचर के बेस आधारित हो, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल जो कि टेम्परेचर बेस पर आधारित, टेम्परेचर का इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स है उसके नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, फिर हम एक अगला एग्जांपल टेम्परेचर के थ्रू लेते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, इस तरह का एग्जांपल देखो, NiCl2 PPH3 का होल ट्वाइस। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स की, इसमें क्या होता है कि इसकी जो साइज है ना वो दो टाइप की हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। कब इसकी टेट्राहेड्रल होगी, कब इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना। ये इफेक्ट करेगा इसके टेम्परेचर पे। अगर मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन है तो इसकी साइज होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर मान लो टेम्परेचर 400 केल्विन है तो इसकी साइज होगी टेट्राहेड्रल। अब ऐसा क्यों होगा, इसको समझो बड़े ध्यान से। देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, कभी कभी टेम्परेचर बेस के आधार पर हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा डायमैग्नेट हुआ कौन सा पैरामैग्नेट हुआ, हम ऐसे ही बस कर देते हैं। तो देखो
हमें पता है कि जब भी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो T2G और EG जो भी है, TG या T2 और EG, ये एक तरह के चार ही लिंकेड यानी टेट्राहेड्रल के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा कि जो बीच का एनर्जी गैप है इन दोनों के, मतलब T2 या EG के बीच का एनर्जी गैप है, वो दोनों में ही सेम रहेगा, ठीक है। मान लो जितना यहाँ 60 किलो कैलोरी है तो यहाँ भी 60 रहेगा, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में एनर्जी गैप तो सेम रहेगा, लेकिन नॉर्मल रूप में देखें तो होगा क्या कि इसके जो दोनों के बीच एनर्जी गैप है ना, वो एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग एनर्जी है ना, उसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होना पसंद करेंगे। भाई नॉर्मल टेम्परेचर है 300 केल्विन टेम्परेचर, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर होना पसंद करेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है एज कंपेयर टू, अगर इलेक्ट्रॉन टीजी जो T2G है या EG है, जिसमें भी अपर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके कंपेयर में जो पेयरिंग एनर्जी कम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोअर एनर्जी में फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि इनके एनर्जी गैप वैसे, क्योंकि जो स्प्लिटिंग जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो इस तरह का 300 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू अनपेयर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन से, यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी कम होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, यानी ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, दैट मींस ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा और लो स्पिन होगा। अब लो स्पिन का मतलब क्या होता है, हाई स्पिन, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा हाई स्पिन होगा, और जितने ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे वो लो स्पिन होगा, ठीक है। लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे बाद में क्या करिए, लो स्पिन हाई स्पिन क्या है, तो इतना याद रखो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाई स्पिन की ओर जाएगा, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो लो स्पिन की ओर जाएगा। स्पिन का मतलब क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित होता है। यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है तो इसका मतलब ये लो स्पिन होगा। अब देखो, जैसे टेम्परेचर हमने 400 केल्विन किया, तो उस दौरान क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंज्यूम करके हायर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होंगे ना, स्प्लिटिंग के दौरान हमें कहा कि दोनों की एनर्जी गैप तो समान है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन पे वो पेयरिंग एनर्जी के कंपेयर में ज्यादा है, लेकिन उस पेयरिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा करने के लिए, ताकि वो अपर लेवल में चले जाएं, इसके लिए हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 400 केल्विन। तो उस दौरान क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इस लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी, क्योंकि हमें टेम्परेचर से इसको इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलने का कारण क्या होगा, ये हायर स्टेट में चले जाएंगे। तो उस दौरान क्या होगा कि हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा, यानी हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी टेम्परेचर के द्वारा एनर्जी पाके हायर एनर्जी में चले गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इसकी साइज क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, sp3 यानी टेट्राहाइड्रल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। तो जो वीकेंड ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाएंगे तो हाई स्पिन हो गया। हाई स्पिन का देखो, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट है वो हाई स्पिन होता है, जहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो लो स्पिन होता है, ठीक है। तो हाँ साइज शेप क्या होगा, sp3 टेट्राहाइड्रल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर। देखो सेम कॉम्प्लेक्स है, कभी कभार पूछ लेता है टेम्परेचर देखा, मान लो 400 डिग्री, सपोज 400 डिग्री दे तो हमें पता है कि भाई pps3 स्टोरलिंग होगा, तो हम इसको पेयरिंग करा देंगे, सोचेंगे पेयरिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पता है, हाई टेम्परेचर पे क्या इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से एनर्जी को कंज्यूम करके, एनर्जी को गेन करके अपर लेवल में चले जाते हैं। तो इस दौरान क्या हो, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि लो टेम्परेचर पे ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक। इसीलिए इसकी दो साइज होती है, 300 केल्विन यानी लो टेम्परेचर पर इसकी साइज क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और हाई टेम्परेचर पर इसकी साइज क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो ये था वीबीटी। अब बहुत सारे एग्जांपल है वैसे तो इसके अंदर, लेकिन आपको जो एग्जांपल समझ में नहीं आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, कुछ एग्जांपल हम सीएफटी के अंदर भी देख लेंगे। तो ये आपकी वीबीटी। अब हम बात करेंगे वीबीटी के
वो जो कमियां थी कि क्या कारण, क्या इस ये यूबीटी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उस कमियों को देखेंगे। तो चलिए इनको उतार लीजिए, फिर हम यूबीटी की कुछ कमियों के बारे में देखिए। हम वीबीटी की जो कमियां हैं उससे कमियां शुरू करने से पहले, उससे पहले कुछ हम ये बात कर लेते हैं कि मान लो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें सिर्फ उसका बोर मैग्नेटिक दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, और हमें ये पूछे कि बताइए इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम नहीं बता पाते हैं कि वाकई इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो हमें दे दे कि ऑब्जर्वर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू 2.12 है, 2.12 bm है, तो अब बताइए इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम नहीं बता पाते। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना आप। देखो वो ट्रिक क्या है समझो। हमें पता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ट्रिक क्या है कि एन, जैसे एन है, एन के बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू है अगर वो 7.32 से इक्वल या इससे ज्यादा हो, क्या कह रहा हूं, एन यानी जैसे 2.12, एन के बाद ये तो एन हो गया, उसके बाद जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू आ रही है ना टू डिजिट में, अगर वो वैल्यू 0.732 यानी पॉइंट के बाद वाली ये वाली वैल्यू अगर 732 से ज्यादा या इसके बराबर आ रही हो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितनी वो वैल्यू एन की वैल्यू सामने आएगी ना उतने ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये आ जाए कि हमें कहा जाए कि इस यू ऑब्जर्वर हमारे पास कितने 3.742 है, bm दे दिया, ठीक है। तो अब ये पूछ ले कि भाई बताइए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप ऐसे करने बैठोगे कि पहले डी ऑर्बिटल बनाओगे, फिर देखोगे कि कैसे करोगे, नहीं आप सीधा याद रखो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 732 से ज्यादा है या इसके बराबर हो तो ज्यादा, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, एन, एन क्या ये 3, जितने ये पॉइंट के बाद की वैल्यू वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 हो गए। ये हो गया कि कब, जब पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है ना वो 3 हो या 2 हो, वो 7.32 हो या इससे ज्यादा हो, तब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन वाली वैल्यू जो आगे दी हुई ना वही होगी। अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यानी जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इससे कम हो, यानी एक्स वाई वैल्यू इस 7.3 से कम हो, है ना, इससे कम हो ये एक्स वाई वैल्यू, यानी इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इस 7.3 से कम हो, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, n-1 कर दोगे। जैसे मान लो अभी देखो यहाँ पर है, ये पहला एग्जांपल है, यहाँ पर क्या लिखा 2.12 bm दिया, तो आपको पूछ ले बताइए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने। तो आप क्या करोगे, इस n वाली वैल्यू जो सामने इसमें एक कम कर दोगे, तो यहाँ पर एक कम कितना, एक बचेगा। इसका मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में n की वैल्यू कितनी है, एक होती। कब, जब इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का वैल्यू 7.3 एक्स वाई, हम पॉइंट वाली बात को वैल्यू का एक्स वाई मानते हैं, यानी ये एक्स वाई की वैल्यू क्या हो, 7.732 से कम हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर 3.90 bm है, तो हमें पूछेगा बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप क्या करोगे 9.0, तो क्या इससे ज्यादा है, बिल्कुल इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n वाली, यानी 3 आगे वाली संख्या ही होगी, 3 होगी। 5.90, तो ये भी 90 भी क्या है, इससे ज्यादा है 7.732 से, तो ये भी क्या हो गया 5 हो गया। अब देखो यहाँ देखो 6.12 है, तो यहाँ पर जो 12 है, सॉरी 12 है, वो क्या इससे ज्यादा है, नहीं, ये इस 7.32 से कम है। तो हमने कहा जब वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 7.32 से कम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन n-1 यानी 6 का एक कम करके, यानी कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब देखो 4.313 bm है, इसका मतलब ये भी वैल्यू इससे कम है, तो इसका मतलब n-4 में से एक निकाल दो तो कितने 3 बचेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो 2.90 है, हमने पहले कहा, तो 2.90 कितना है, 90 क्या है, ज्यादा है 7.32 से, तो क्या करोगे जितने n है उतने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई होप ये समझ गए होंगे। कभी आप पूछ लेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स दे दे बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ की जो मैग्नेटिक मोमेंटम दे दे, बोर मैग्नेटिक मोमेंटम दे दे, पूछे कि बताइए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इस ट्रिक से आसानी से कर पाओगे, इसे उतार लो, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं वीबीटी के फेलियर की, कि आखिर वीबीटी फेल कैसे हुई। तो सबसे पहला वीबीटी का ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल के बारे में। हमने देखो D2sp3 भी पढ़ते, sp3 D2 भी पढ़ते,
इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, ये आगे वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा वीबीटी है ना, ये कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता है जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ये कलर क्यों शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टी, ये भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा पॉइंट है ये क्वांटिटिव मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी नहीं बता पाई, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, हमें पता है कि हम एक चीज पढ़ते हैं कि डिस्टोर्शन ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्शन टेट्राहेड्रल, तो ये जो शेप होती है ना, ये सिर्फ इतनी बात करती है टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ये यही बात करती है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि डिस्टोर्शन शेप कैसे आती है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और दूसरा हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा कि टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज क्यों होता है, ये भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए वीबीटी एक फेल थ्योरी थी। उसके बाद सीएफटी है, उसके बाद जोन टेलर डिस्टोर्शन आया, ये जोन टेलर थ्योरी है, ये सारे हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका सीएफटी का, तब तक के लिए धन्यवाद।